चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 11 के 6 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भू आकृतियाँ तथा उनके विकास के बारे में देखते हैं। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृति के कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपर्दन करते हैं। आप जानते ही हैं कि अपर्दन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है और निक्षेपण प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। चूंकि यह अध्याय भू आकृति तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जानेंगे कि भू आकृति क्या है और साधारण शब्दों में छोटे से माध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। अगर पृथ्वी के छोटे से माध्यम आकार के स्थल खंडल को भू आकृति कहते हैं तो भूदृश्य क्या है? बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है जो भूतल के विस्तृत भाग है और प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार और पदार्थ होते हैं जो कि कुछ भू प्रक्रियाएं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित करते हैं और अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती है और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है और भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति और प्रकृति में बदलाव आता है जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं और कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होते हैं। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाएं की गहनता से या स्वयं के प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं और जिसने भू आकृति का स्वरूपांतर होती है। विकास का यह अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाएं हैं और इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ उनका परिवर्तन हुआ है और एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है और जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था तथा वृद्धा अवस्था से की जा सकती है। अगर भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं इसके बारे में सोचें और प्रवाहित जल के बारे में देखें। आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति के कारक है जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। और प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है तो दूसरा रैखिक प्रवाह है जो घाटियों में नदियों, सरिताओं के रूप में बहते हैं। और प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है और कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाती है और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है जिससे निक्षेपण आरंभ होता है और तेज ढाल से बढ़ती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती है, लेकिन ये नदियों के माध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपित होगा। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाती है और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियों और घाटियों समतल मैदान में परिवर्तित हो जाती है। क्या ऊंचे स्थल रूपों के उच्चवाच्य का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? स्थलगत प्रवाह परत अपर्दन का कारण है। अगर परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण और विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तटछटों के कारण छोटे और तंग क्षुद्र सरिताएं बनती है और ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी और विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित हो जाती है और इस अवनलिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे से समाहित होकर घाटियां का जाल बनाती है और प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात और सुनामी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं और मध्यावस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती है और घाटियों में पार्श्व अपर्दन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारे की ढाल मंद हो जाती है। इसी प्रकार अपवाह वेसिन के माध्यम विभाजक तब तक निम्न हो जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते। अतः एक धीमे उच्चवाच्यों का निर्माण होता है जिसमें अत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं जिन्हें हम
जिन्हें हम मोनाडोनोक के कहते हैं, और नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान और पेनिप्लेन कहलाते हैं। और प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। जैसे युवा अवस्था देखें, इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है और ये नदियाँ उथल यानी भी आकार की घाटी बनाती है, जिसमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित हो या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। और जब विभाजक अत्यधिक विस्तृत यानी चौड़े और समतल होते हैं, जिनमें दलदल और झीलें होती हैं, उन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। और ये विसर्प अतः ऊंचे धरातलों में गंभीरता हो जाते हैं, यानी अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। यहाँ अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, जहाँ जलप्रपात का छिपड़िकाएं बन जाती है। उसके बाद प्रोदवस्था में देखें तो इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इससे आकर मिलती है। नदी घाटियां भी आकार की होती है लेकिन गहरी होती है। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। वह अवस्था में निर्मित समतल विस्तृत और अंतर नदी दलदलीय क्षेत्र लुप्त हो जाती है और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात और छिपड़िकाएं लुप्त हो जाती है। उसके बाद वृद्धावस्था देखें नदियों की। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती और ढालमंद हो जाते हैं। नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंध गोकुल झील आदि बनाती है और विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं और अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे हो जाते हैं। उसके बाद अपर्दित स्थल रूप के देखें तो इसमें घाटियां पहले देखते हैं। घाटियों का प्रारंभ तंग और छोटे छोटे क्षुद्र सरिताओं से होता है और ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी और विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित हो जाती है और ये अवनलिकाएं धीरे धीरे और गहरी हो जाती है और ये चौड़ी और लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती है। और लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आकार ये घाटियां भी आकार घाटी, गर्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। गर्ज एक गहरी संकीर्ण घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। और उसके बाद देखें कैनियन के बारे में तो एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गर्ज की ही भांति गहरी होते हैं। और गर्ज की चौड़ाई इसके तल और ऊपरी भाग में लगभग एक समान होते हैं। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गर्ज का ही एक दूसरा रूप है और चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरण स्वरूप कैनियन का निर्माण प्राय और सादी चट्टानों के क्षैतिज समस्तर में पाए जाने वाले होते हैं और तथा गर्ज कठोर चट्टानों में बनते हैं। जैसे यहाँ 6.1 में चित्र दिया गया है। होगेनकल है यानी धम्रपुरी तमिलनाडु के हैं और ये समीप गर्ज के रूप में कावेरी नदी की घाटियां हैं। और दूसरी तस्वीर में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो का गभीरीभूत विसर्प लूप है और जो इसकी घाटी के कैनियन जैसे सोपान सुदृश्य पार्श्वीय ढाल दर्शाता है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं जल गर्तिका और अवनमित कुंड के बारे में देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं और जिन्हें हम जल गर्तिका कहते हैं। और एक बार छोटे और उथले गर्तों के बन जाने पर कंकर, पत्थर और गुलास्म इस गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है और यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है जो जल के ऊंचाई से गिरने और उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से सब निर्मित होती है। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल और गहरे कुंड और नियमित कुंड कहलाते हैं। उसके बाद देखें अध कर्तित्व विसर्प या गभीरीभूत विसर्प के बारे में देखते हैं। तो तीव्र ढालों में तीव्रता से बढ़ती हुई नदियां सामान्यतः नदी तल और अपर्दन करती है। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपर्दन अधिक नहीं होता और
लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियां अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती है या नदी विसर्प बनाती है, और यह नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों में पाए जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे और कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधःकर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है। इसके बाद नदी वेदिकाएं देखें तो नदी वेदिकाएं में देखें तो नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह है। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। और नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप है, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित है। अब विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती है जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। और नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाले हो सकती हैं, और इस स्वरूप को युग्म वेदिकाएं कहते हैं। उसके बाद निक्षेपित स्थल रूप क्या है? तो निक्षेपित स्थल रूप में हम जलोढ़ पंख के बारे में पहले देखते हैं। तो जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद और मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। और साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी और स्थूल आकार के नद भार को वहन करती है, और मंद ढालों पर नदियां यह भार वहन करने में असमर्थ होती है, और तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाते हैं, और जिससे जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियां जलोढ़ पंख से बहती है ये प्रायः अपने वास्तविक वह मार्ग की बहुत दूर तक नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती है और कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें जल वितरिकाएं कहते हैं। आंध्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं, और शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले और उच्च शंकु बनाते हैं। चित्र 6.4 में दिया गया है यहाँ, जिससे अमरनाथ जम्मू तथा कश्मीर के मार्ग में एक पहाड़ी सरिता द्वारा निक्षेपित जलोढ़ पंख की यहाँ चित्र दिया गया है। और उसके बाद देखते हैं डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। और नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखरते हैं। अगर यह भार समुद्र से दूर तक नहीं ले जाया जाता तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाते हैं। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेपित व्यवस्थित होता है, और इनका जलोढ़ सरस्तरी होता है, और अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट और बारीक कण जैसे चीका मिट्टी गाढ़ आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाएं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता जाता है। उसके बाद जैसे यहाँ चित्र दिए गए हैं 6.5 में कृष्णा नदी डेल्टा के बारे में आंध्र प्रदेश में के भाग का उपग्रह द्वारा लिया गया एक चित्र है। और उसके बाद देखते हैं बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पित रोधिका के बारे में देखते हैं। जिस प्रकार अपरदन से घाटियां बनती है, उसी प्रकार निक्षेप से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेप के मुख्य स्थरूप है। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चिक्का, मिट्टी और गाढ़ आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जल धाराओं में मिलते हैं। और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं, और नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। और तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। और असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर यानी ऊंचाई ऊपर होते हैं और मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, बाढ़ निक्षेप और सरिता निक्षेप। और मैदानी भागों में नदियां प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती है और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाती है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं उनमें स्थूल पदार्थों के जमा होते हैं, और ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलाव से बनते हैं अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाढ़ आदि से होते हैं।
और ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। उसके बाद प्राकृतिक तटबंध और विसर्पित रोधिका के बारे में देखें तो प्राकृतिक तटबंध और विसर्पित रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप है जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित है। और प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पाए जाते हैं और ये तटबंध नदियों के पार्श्वों से स्थूल पदार्थों के रेखिक निम्न और समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थान पर कटे हुए होते हैं। और नदी रोधिकाएं या विसर्पित रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के अवरत ढालों पर पाई जाती है और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तटछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनती है और इनकी चौड़ाई और परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। नदी विसर्प के बारे में देखें विस्तृत बाढ़ और डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्गों में बहती होगी। बाढ़ का डेल्टाए मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है और चित्र 6.7 में दिखाया गया है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर बिहार के समीप विसर्पित बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाला उपग्रह से लिया गया है। और विसर्प एक जो ये चित्र दिखाया गया विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है और नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित है। जैसे पहला है मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। दूसरा है तटों पर जलोद का अनियमित और असंगठित जमाव जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्व बढ़ाना। तीसरा है प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण और ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु प्रवाह विक्षेपित होते हैं। जब चैनल का ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और यह मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोद जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपर्दित होता रहता है। और अगर अपर्दन निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्पण में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होता है और उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं और अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में जाने जाते हैं और जो अधिक अपर्दन से तीव्र कागार के रूप में परिवर्तित होते जाते हैं। और उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाते हैं पर ये अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोकुल झील बन जाती है। उसके बाद देखते हैं भौमजल के बारे में। तो भौमजल के बारे में देखें तो भौमजल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौमजल का अपर्दन के कारण के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। जब चट्टानें परगम्य कम सघन अत्यधिक जोर यानी संधियों और दरारें वाली हो तो धरातलीय जल का अंतःस्रवण आसानी से होता है और लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों छिद्रों और सनस्तर तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ होता है और जल का यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपर्दन का कारण होता है। भौम जल के पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है और इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता। लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है उनमें धरातलीय और भौम जल रासायनिक प्रक्रियाएं द्वारा यानी घोलीकरण और अवक्षेपण के अनेक स्थल रूपों में विकसित करते हैं। और ये दो प्रकार की घोलीकरण और अवक्षेपण या तो चूना पदार्थ और डोलामाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरा सनस्तरी पाई जाती है और किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घूलन प्रक्रिया और उनके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्टर स्थलकृतियां का नाम दिया जाता है। और यह नाम एड्रियाटिक सागर के नाम पर बाल्कन कास्टल क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलकृतियों का आधारित है। और अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप कास्ट स्थलकृतियों की विशेषताएं हैं।
अपर्दित स्थल रूप के बारे में देखें। कुंड, गोलरंध्र, लेपीड और चूना पत्थर चबूतरे के बारे में देखते हैं। तो चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घोल अन्य क्रिया द्वारा छोटे और मध्य आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है और जिनके विलयन पर उन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। और उसके बाद घोल रंध्र काष्ठ क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार और नीचे कीप की आकृति के होते हैं और उनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर में हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर में 30 मीटर तक उससे अधिक होता है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घूलन प्रक्रिया द्वारा होता है और कुछ अन्य पहले घूलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। अगर इन घोला रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं का छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर के अपर्दित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जल कुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों का डोलाइन भी कहा जाता है। इसे ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्रों और विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भूमि नदी के रूप में विलीन हो जाते हैं और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा में भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आते हैं। और जब घोल रंध्र और डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के अस्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग तथा विस्तृत खाइयां बनती है जिन्हें घाटी रंध्र या इवाला कहते हैं। और धीरे धीरे चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों और खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक आदि रह जाते हैं और जिन्हें लेपिस से कहते हैं। और इन कटकों या लेपिस का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घूलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपिज के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद कंदराई क्या है, तो कंदराई के बारे में देखें। तो ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर समस्तर हो जैसे सेल है, बालू, पत्थर और क्वार्टाइज्ड है और इनके बीच में अगर चूना पत्थर और गोलोमाइट चट्टानों हो या जहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के समस्तर हो वहाँ प्रमुखतया कंदराहों का निर्माण होता है। पानी दरारों और संधियों से सिरककर सेल समस्तर के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी तल समस्तर के सहारे चूना चट्टानें घुलते हैं और लंबे एवं तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं जिन्हें कंदराई कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है जो चूना पत्थर चट्टानों के तल और उनके बीच सनस्तरी चट्टानों पर निर्भर है। प्राय कंदराओं का एक खुला मुख होता है जिससे कंदरा सरिता बाहर निकलता है और ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हो उन्हें सुरंग कहते हैं। उसके बाद निक्षेपित स्थल रूप क्या है, तो अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों के मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है जो कार्बन युक्त जल यानी वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाते हैं। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है। जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से निक्षेपित हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं स्टेलेक्टाइड और उसके बाद स्टेलेग्माइड और स्तंभ के बारे में देखते हैं। स्टेलेक्टाइड विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। प्राय ये आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत में छोर पर पतले हो जाते हैं और ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। उसके बाद स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टेलेग्माइट कंदरों की छत से धरातल पर टपकने वाली चूना मिश्रित जल से बनते हैं या स्टेलेक्टाइड के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति के बनते हैं और स्टेलेक्टमाइट एक स्तंभ के एक चपटी स्तरीनुमा आकार में या समतल अथवा क्रेटरनुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई में स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइड के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। जैसे चित्र यहाँ दिया गया है, चूना पत्थर गुफा में स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइट दिया गया है। उसके बाद है
कास्ट प्रदेशों में कुछ अन्य अपेक्षाकृत छोटे स्थल रूप और आकृतियां भी पाई जाती है, जिन्हें स्थानीय नामों से भी पुकारा जाता है। उसके बाद हिमनद के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रेखित प्रवाह के रूप में बहते हिम सन्हति को हिमनद कहते हैं। और महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद में हिमनद है जो बृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हो, तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद है जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। और प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मिनट तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्वाबल के कारण गतिमान होते हैं। हमारे देश में भी अनेक हिमनद है जो हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर उन्हें देखा जा सकता है। और क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग यानी गोमुख है, और वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। और देवप्राय के निकट अलकनंदा और भागीरथी के मिलने पर यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हिमनदों से प्रबल अपर्दन होता है, जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न इस घर्षण है। और हिमनद द्वारा अनुकर्षित चट्टानी पदार्थ जैसे प्रायः बड़े गुलास्म या शैलखंड इसके तल में ही इसके साथ घसीट जाते हैं या घाटी के किनारों पर अपघर्षण या घर्षण द्वारा अत्यधिक अपर्दन करते हैं। हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपर्दन करते हैं, और जिससे ऊंचे पर्वत, छोटी पहाड़ियों और मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचालित होने से हिमनद मलबा हटता होता है और विभाजक नीचे हो जाता है, और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है, तथा निम्न पहाड़ियों और अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धौत रह जाता है। और चित्र भी यहाँ दिखाया गया है, जैसे इसमें है हिमनद के अपर्दन और निक्षेपण में निर्मित स्थल रूपों को दर्शाता है, जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेदों में भी किया गया है। जैसे ये है चित्र घाटी में हिमनद, और ये है हिमनद द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण के विभिन्न रूप हैं। उसके बाद देखते हैं अपर्दित स्थल रूप सर्क के बारे में देखते हैं। हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों के में अनुसर्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अत्यधिक सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे हुई सर्क को काटती है। सर्क गहरे, लंबे और चौड़े गर्त हैं, जिनके दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधे और अवतल होती है। और हिमनद के पिघलने पर जल में से भारी झील भी प्रायः इस गर्त में दिखने को मिलती है, और इस झीलों को सर्क झील या टर्न झील कहते हैं। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ीनुमा क्रम में दिखाई देते हैं। और उसके बाद देखते हैं हर्न या ग्रीश्रिंग और सिरेटेड कटक के बारे में देखते हैं। तो सर्क और शीर्ष पर अपर्दन होने से हर्न निर्मित होते हैं। या 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपर्दन जारी रखे जब तक उनके तल आपस में मिल जाए और तो ये तीव्र किनारे वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है, और जिन्हें हर्न कहते हैं। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है, और इसका आकार कंघी या आरी के आकार समान कटकों के रूप में हो जाता है, और जिन्हें अरेत यानी छेड़न कटक कहते हैं। और इनकी ऊपरी भाग नुकीली तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है, और इनके कटकों का चढ़ना प्रायः असंभव होता है इन पर। और उसके बाद अल्पस पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी हेटरहर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हर्न है, जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित हुए हैं। उसके बाद देखते हैं हिमनद घाटी या गर्त के बारे में। हिमानीकृत घाटी या गर्त की भांति है, जो आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी है, जिनके तल छोटे और किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है, अथवा
हिमोद मलबा दलदली रूप में दिखाई देते हैं। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होती है तथा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोद मलबे से बनते हैं और मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई का तलकटी घाटी भी होती है और इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्ते जिनमें जिसमें जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है जिन्हें फियोर्ड कहते हैं। और नदी घाटियों तथा हिमनद घाटियों में आधारभूत अंतर क्या है इसे समझाइए। और निक्षेपित अस्थिर रूप के बारे में देखें। पिघलते हुए हिमनद के द्वारा निश्रित रूप में भारी और महीन पदार्थ का निक्षेप हिमोद या हिमनद गोलाश्म के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेपों में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। हिमनदों के तल किनारे या छोर तट पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती है। कुछ मात्रा में सैल मलबा इस पिघल जल से बनी सरिताएं में प्रवाहित होकर निक्षेपित हो जाते हैं और ऐसे हिमनदी जलोद निक्षेप हिमानी धौत कहलाते हैं। और हिमोद निक्षेप के विपरीत हिमानी धौत प्राय विस्तृत स्तरीकृत और वर्गीकृत होते हैं और हिमनद अपक्षय में चट्टानी टुकड़े गोल किनारों वाले होते हैं। चित्र 6.13 में हिमनद क्षेत्रों के मुख्य निक्षेपित स्थल रूप दर्शाए गए हैं। और हिमोद के बारे में देखें तो हिमनद टील या गुलास्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके हैं। अंतस्थ हिमोद हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके हैं। पार्श्विक हिमोद हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोद अंतस्थ हिमोद से मिलकर घोड़े के नाल या अर्ध चंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं और हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोद पाए जाते हैं। इस हिमोद की उत्पत्ति पूर्णतया आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है जो इस जलोद को हिमनद के किनारे पर ढकेलती है। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टील को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अव्यवस्थित और भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय या तलस्थ हिमोद कहलाते हैं। और घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोद के साथ साथ हिमोद मिलते हैं और जिन्हें मध्यस्थ हिमोद कहते हैं। ये पार्श्विक हिमोद की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोद और तलस्थ के अंतर को पहचानना कठिन हो जाता है। उसके बाद देखें एक कसकर के बारे में थे। ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसी के किनारों से रिसता है या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धरातल में प्रवाहित होता है। ऐसे नदियां नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारे वाली तल में प्रवाहित होती है और यह धरातल अपने साथ बड़े गुलास में चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहाकर लाती है जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाती है और ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिल जाते हैं जिन्हें एस्कर कहते हैं। ये चित्र है हिमनदीय स्थलाकृतियों के विभिन्न निक्षेपित भू आकृतियों का सुंदर चित्रण है। और देखते हैं हिमानी धौत मैदान के बारे में। हिमानी गिरिपद के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोद निक्षेप से यानी जिसमें बजरी रेत चीका मिट्टी और मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोद पंख भी शामिल होते हैं हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। और उसके बाद देखें ड्रमलीन के बारे में। ड्रमलीन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है जिनमें रेत और बजरी के ढेर होते हैं। और ड्रमलीन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे और 30 किलोमीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलीन का हिमनद सम्मुख भाग स्टर्स कहलाता है और जो पृष्ठ भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल लिए होते हैं। और ड्रमलीन का निर्माण हिमनद दरारों से भारी चट्टानी मलबे के भरने और उसमें बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अग्र भाग या स्टर्स भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है और ड्रमलीन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं।
उसके बाद तरंग और धराई के बारे में देखें। तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील है और इसी पर कारण अत्यधिक विनाशकारी भी होती है। क्या आप नहीं सोचते हैं कि तटीय प्रक्रियाएं तथा उससे निर्मित स्थलरूपों को जानना अधिक महत्वपूर्ण है? तल पर कुछ परिवर्तित हुई शीघ्रता से होते हैं, कुछ परिवर्तन शीघ्रता से तट पर कुछ परिवर्तन शीघ्रता से होते हैं और एक ही स्थान पर एक मौसम में अपर्दन और दूसरे मौसम में निक्षेपण हो जाता है और हो सकता है। तटों के किनारों पर अधिक परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तल पर अत्यधिक दबाव डालता है और उसके साथ ही साथ सागरीय और तल पर तटछटों से में भी ढोलन होता है। तरंगों के अस्थायी अवनमन के प्रवाह से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती है। और तरंगों में परिवर्तन यानी उनकी आवृत्ति आदि होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रवाह की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है। क्या आप तरंग और धाराओं को उत्पन्न करने वाले बलों के विषय में जानते हैं? यदि नहीं तो महासागरीय जल का परिसंचरण करें और अध्याय के द्वारा से पढ़े या सुने। तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारणों पर भी निर्भर है। ये है जैसे पहला स्थल और समुद्री तल की बनावट, दूसरा है समुद्रमुखी उन्मंग तल पर जलमग्न तल और समुद्री जल स्तर को स्थिर या अस्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है ऊंचे चट्टानी तल यानी जलमग्न तट और दूसरी है निम्न समस्थल और मंद ढाल के अवसादी तल यानी उन्मग्न तट है। उसके बाद ऊंचे चट्टानी तट के बारे में देखिए। ऊंची चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती है तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती है और तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहां रिफॉर्ड तट बनते हैं और पहाड़ी भाग सीधे जल में डूब जाते हैं। सागरीय किनारे पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थलरूप नहीं होते। अपरदित स्थलरूपों की बहुतायत होती है और ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंग अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती है, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृंगु का आकार ले लेती है और तरंगों के अस्थायी प्रहार से भृंगु श्रृंखला से शीघ्रता से पीछे हटता है और समुद्री भृंगु में के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। तरंगे धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती है। समुद्री भृंगु से एक गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। और उसके बाद भृंगु के विकास और उसके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद तट रेखा कुछ समय चिकनी हो जाते हैं तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारे से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती है। और जैसे ही तटों के साथ अपर्दन आरंभ होता है, बेलांचली प्रवाह और तरंगे अपरदित पदार्थ को सागरीय किनारों पर पुर्लिन और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती है। और रोधिकाएं जलमग्न आकृति हैं और जब यही रोधिकाएं जल को ऊपर दिखाई देती हैं तो उन्हें रोध कहा जाता है। और ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा होता है तो इससे स्पीड कहते हैं। और जब रोधिका तथा स्पीड किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध करते हैं तो तब यह लैगून निर्मित करते हैं और कालांतर में लैगून स्थल में से बहाए गए तट से भर जाते हैं और तटीय मैदान की रचना होती है। उसके बाद निम्न अवसादी तट के बारे में देखें तो निचले अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा देती है। कहीं कहीं लैगून और ज्वारीय सागरी एक खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तट रेखा सम या चिकनी होती है। और उसके बाद सागरोमुखी स्थल मंद ढालों लिए होते हैं और तटों के साथ समुद्री पंख और उसके बाद पंख और दलदल पाए जाते हैं और इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियां ही बहुतायत होती है। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित
निर्मित होती है तो तल के अवसाद भी डोलित होते हैं और इनके परिवहन से अवरोधिकाय, लैगून और स्पीट निर्मित होते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं और इससे निक्षेपित स्थलकृतियां का बना रहना अवसादी पदार्थों की अस्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। अवसादों के अतिरिक्त तूफान और सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है और बड़ी नदियां जो अधिक नदभार लाती है इन निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती है। हमारे देश का पश्चिम तट ऊंचा चट्टानी निवर्ती तट है और पश्चिमी तट पर अपर्दित आकृतियां बहुतायत में है। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं और इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं और इन दोनों तटों की उत्पत्ति और प्रवृत्ति को जानने के लिए आप भारत भौतिक पर्यावरण पुस्तक पढ़ेंगे तो जानेंगे। उसके बाद प्रश्न है कि उच्च चट्टानी और निम्न अवसादी तटों की प्रक्रियाएं और स्थलाकृतियों के संदर्भ में भिन्न अंतर क्या है, बताइए। उसके बाद देखते हैं अपर्दित स्थल रूप भृंगु वेदिकाएं, उसके बाद कंदराई के और तथा स्टेक के बारे में देखते हैं। तो ऐसे तट जहां अपर्दन प्रमुख क्रिया है वहाँ प्रायः दो मुख्य आकृतियां तरंग घर्षित भृंगु और वेदिकाएं पाई जाती हैं। लगभग सभी समुद्री भृंगु की ढाल तीव्र होते हैं जो कुछ मिनट से लेकर 30 मिनट तक या उससे भी अधिक हो सकते हैं। इनकी तटहटी उनके तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भृंगु से प्राप्त सैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो उन्हें तरंग घर्षित वेदिका कहते हैं। और उसके बाद भृगु की कठोर चट्टान के विरुद्ध जब तरंगे टकराती है तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनती है और इसे गहराई तक खोखला कर देता है और जिससे समुद्री कंदराएं बनती है और इन कंदराओं की छत ध्वंस होने से समुद्री भृंगु स्थल की ओर हटते हैं और भृंगु के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं और ऐसे अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृंगु के भाग थे समुद्री स्टेक कहलाते हैं और अन्य स्थल रूप की भांति समुद्री स्टेक भी अस्थायी आकृतियां हैं जो तरंग अपर्दन द्वारा समुद्री पहाड़ी और भृंगु की भांति धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत और सीलिंग चौड़े पुलिन में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद निक्षेपित स्थल रूप के बारे में देखें तो इसमें देखेंगे पुलिन और टिब्बे के बारे में। तटों की प्रमुख विशेषताएं पुलिन की उपस्थिति है। यद्यपि उबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़े पाए जाते हैं वे अवसाद जिनमें पुलिन निर्मित होते हैं अधिकतर थल से नदियों और सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपर्दन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृतियां हैं। कुछ रेत पुलिन जो अस्थायी प्रतीत होते हैं किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर पुलिंग रेत के आकार के छोटे कणों के बने होते हैं। सीलिंग पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं तथा गुलाशमिकाएं होती हैं और पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है। तट रेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न तलहटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। उसके बाद रोध तथा स्पीड के बारे में देखें तो समुद्री अपर्दन पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सीलिंग की कटक अपतट रोधिकाएं कहलाती है और ऐसी अपतटीय रोधिकाएं जो रेत के अधिक निक्षेप से ऊपर दिखाई देती है उसे रोध रोधिका कहते हैं। और उसके बाद अपतटीय रोध और रोधिकाएं प्रायः या तो खाड़ी में प्रवेश या नदी के मुहाने में सम्मुख बनती है इनके और कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ा होता है तो इन्हें स्पीड कहते हैं और शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पीड विकसित होता है और रोधिकाएं रोध और स्पीड धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है और तथा कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है। लैगून भी धीरे धीरे स्थल में लाए गए तल छटों से या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तल छटों से लैगून के स्थान पर एक चौड़े और विस्तृत तटीय मैदान में विकसित हो जाते हैं।
क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती है, क्योंकि ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती है। और इसके बाद रोध पुलिन स्तूप तथा मैंग्रोव हैं जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अतः अगर हम तटों के किनारे पर पाए जाने वाले मैंग्रोव और तलछट से छेड़छाड़ करते हैं तो ये तटीय स्थलकृतियां अपरदित हो जाएंगे तथा मानवीय बस्तियों को तूफान और सुनामी लहरों के सीधे प्रथम प्रहार झेलने पड़ेंगे। पवनों के बारे में देखें तो उष्ण मरुस्थल के दो प्रभावशाली अनुच्छादनकर्ता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाते हैं, जिससे हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। इससे के मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत बनते हैं और तथा अनुवात एवं उत्वात प्रवाह उत्पन्न होते हैं। अब पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती है और उनके मार्ग में रुकावट पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। निसंदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होते हैं। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपरदित करते हैं। उसके बाद अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण और धूल उठाती है। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में से रेत और बजरी ये आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों और चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इनका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण जैसी है और मरुस्थलों में पवन कई रोचक अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थरूप बनती है। वास्तव में स्थलों में अधिक स्थलाकृतियों का निर्माण बृहद क्षरण और प्रवाहित जल की चादर ढाल से होता है। यद्यपि यदि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होता है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। और उसके बाद मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रवाहित होता है। अतः इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इससे अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बहा ले जाता है। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा नहीं वरन वर्षा का वृष्टि धोवन से भी प्रभावित होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवाहन कर सकती है और बृहद अपरदन मुख्यतः परत बाढ़ और वृष्टि धोवन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियां चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाढ़ अल्प समय तक ही प्रवाहित होती है। उसके बाद अपरदनात्मक स्थल रूप के बारे में देखें, इसमें देखेंगे पेडिमेंट और पदस्थली के बारे में देखें तो मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेरीमेंट का निर्माण और उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपरदन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपरदन और चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपरदन से होता है। अपरदन भूसंहति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होते हैं या विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रण कटाव के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपरदन प्रारंभ होते हैं। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेरीमेंट का निर्माण होता है तो जिसके पीछे एक भृंगु का मुक्त पार्श्व होता है तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगते हैं और अपरदन को इसी पद्धति को पृष्ठ क्षरण के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन यानी पीछे हटाना क्रिया कहते हैं। अतः समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपरदित करते हुए पेरीमेंट आगे बढ़ते हैं तथा पर्वत घिसकते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपरदन हो जाता है और केवल इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं। और इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं जिससे हम पेडिम्प्लेंट यानी पदस्थली कहते हैं। उसके बाद देखते हैं पलाया के बारे में।
तो मरुभूमियों में मैदान प्रमुख मरुभूमियों में मैदान प्रमुख स्थल रूप है। पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में प्रवाह प्रमुख बेसिन के माध्यम से होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए गए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के माध्यम से लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही पलाया कहलाती हैं। पलाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर पलाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हो कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद देखिए अपवाहन गर्त तथा गुहा के बारे में। पर्वतों पवनों के एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगति मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं भी बनती है। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त जिन्हें वात गर्त कहते हैं बनते हैं और इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा कहते हैं। छत्रक, उसके बाद देखते हैं छत्रक टेबल तथा पीठिका सेल के बारे में। तो मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवहन और अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाते हैं और कुछ प्रतिरोधी चट्टानें के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले और ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं, छत्र के आकार में पाए जाते हैं। और कभी कभी प्रतिरोधी चट्टाने का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठिका की भांति खड़े हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं निक्षेपित स्थल रूप के बारे में। तो पवन एक छटाई करने वाला कारक भी है, अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई और अधिक दूरी तक होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले जाते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं जिन्हें साल्टेशन कहते हैं और हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूर तक उड़ा ले जाए जा सकते हैं। और चूंकि पवने द्वारा कणों का परिवहन अनेक आकार और भार के अनुरूप है, अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थ छटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार का आधार पर निक्षेप प्रक्रिया आरंभ होता है। अतः पवन के निक्षेपित स्थल रूपों में कणों की महीनता भी देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति और अस्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित होते हैं। उसके बाद बालू टिब्बे के बारे में देखें तो बालू टिब्बे के बारे में देखें तो उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बे के निर्माण के उपयुक्त स्थान है, जिससे के निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। और उसके बाद नौ चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती है, इसे बरखान कहते हैं। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है वहाँ उसे परवली के बालू का टिब्बे का निर्माण होता है। अर्थात अगर पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो परवली के बालू टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं और सिर्फ बरखान की ही भांति होते हैं और सिर्फ बालू टिब्बे में केवल एक ही भुजा होती है। ऐसे पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है और उसके बाद सीप की यह भुजा ऊंची और अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। और जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो अनुदैर्घ्य टिब्बे बनते हैं और ये अत्यधिक लंबाई और कम ऊंचाई में लंबयामान कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा में समकोण पर बनते हैं और इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर होते हैं और ये अधिक लंबे और कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे से विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति और अनोखी विशेषताएं नहीं रहती और मरुस्थल में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतर होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थिर हो जाते हैं। ये बालू टिब्बे के विभिन्न रूप हैं और तीर द्वारा वायु दिशा का चित्रण है और